बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है और वीकेंड को भी अच्छे तरीके से प्लान करेंगे। ऑल्दो अभी हम न्यूज़ में ये सुन रहे थे कि आज फिर स्मॉग का राज है शहर में। कंपैरेटिवली मौसम कुछ बेहतर है, पिछले 2 दिनों जितनी सर्दी नहीं है, क्योंकि आज कभी कभी आपको बीच में धूप भी निकलती नज़र आ रही है, लेकिन क्योंकि सर्दी का आगाज़ हो रहा है तो ये सब चीज़ें इसी तरह से सिलसिला तो जारी रहेगा। फॉग आज कम है, लेकिन स्मॉग की वजह से बाहर एयर क्वालिटी जो है वो हाथ से मुतासर नज़र आ रही है। तो आगे चल के हम प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे, आज की ख़बरें भी होंगी, अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे और आप जो हमसे स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आपकी स्किन से रिलेटेड इशू चलते रहते हैं, तो इंशाल्लाह आगे चल के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। आपने हमारे साथ ही रहना है। आगाज़ कर लेते हैं आज की अच्छी बात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात इस्लाम में सलाम करने के आदाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहब्बत बढ़ाने के लिए एक बुनियादी उसूल हमारे सामने रख दिया और वो उसूल है अफ़शुस सलाम बैनकुम, कि आपस में सलाम को बढ़ाओ। यानी जितना ज़्यादा हम मुसलमान एक दूसरे पर सलामती भेजेंगे उतनी ज़्यादा हम में मुहब्बत की फ़ज़ा कायम होगी। इस्लाम के आदाब हैं और उन आदाब में सबसे पहली बात तो ये है कि हमने वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है जो हमारे लिए मुकर्रर किया गया, यानी अस्सलामु अलैकुम। आने वाला कहेगा अस्सलामु अलैकुम और सुनने वाला जवाब में कहेगा व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इब्तदाए आफरीन से ही इस्लाम करने का तरीका यही मुकर्रर किया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मलाइका ने सलाम कहा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उसका जवाब सिखाया और बता दिया, फरमा दिया कि तुम्हारी औलाद के लिए आइंदा यही सलाम होगा। कुछ अल्फाज जो हम अमूमी तौर पे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, सुबह बखैर, शाम बखैर के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये सलाम नहीं है। सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के साथ ही होगा। सवार शख्स पैदल चलने वाले को सलाम करेगा, आने वाला बैठने वाले को सलाम करेगा, छोटा बड़े को सलाम करेगा। और अगर कोई आदमी खाने में, नमाज में, तलावत कलाम मजीद में या किसी और काम पढ़ने पढ़ाने के अमल में मशगूल है तो आने वाला सलाम ना करे। और ऐसे ही जब हमने कमरे में दाखिल होना है तो हम पहले पूछते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और फिर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। इसका उलट करना चाहिए, हम पहले कहें अस्सलामु अलैकुम और फिर हम पूछें कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अल्लाह ताला हमें अपने माहौल में इस्लाम को बढ़ाने की, तरवीज देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज की अच्छी बात आपके साथ हमने शेयर की और अब बढ़ते हैं मौसम की सूरत हाल की तरफ। आज दिन भर मौसम कैसा रहने वाला है? बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि जी आने वाले दिनों में धुंध बहुत ज़्यादा होगी। तो मौसम जब तब्दील होता है, सर्दी की शिद्दत में जब इजाफा होता है तो ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन मौसम आज दिन भर कैसा रहेगा? वीकेंड है, कल का मौसम भी कैसा होगा, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? हम आगे बढ़ते हैं और मौसम की सूरत हाल जानते हैं। जी बताइएगा आज दिन भर मौसम कैसा रहना है और क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? कोमल बाहर मौजूद है। जी कोमल। जी बिल्कुल अन्ना, कहा जा सकता है कि शहर लाहौर पर फॉग और स्मॉग के जो है वो बुरी तरह से वार जारी है। शहर लाहौर बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है और फ़िज़ाई आलूदगी में भी इजाफा देखने में आ रहा है। आज शहर लाहौर का क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 237 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए शहरियों को बार बार ये ताकीद की जाती है कि मास्क इस्तेमाल को जो है वो यकीनी बनाया जाए। और शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त मेरे चेहरे पर पड़ने वाली धूप से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि शहर लाहौर का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार है। सूरज ने किरणें बिखेरी हैं, जिसकी वजह से शहर लाहौर में सर्दी की शिद्दत थोड़ी सी कमी महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत इस वक्त बाहर का 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासब जो है वह 80% और हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। दिन भर मौसम सर्द और खुश्क रहने वाला है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बता दिया गया है कि आने वाले दिनों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन सर्दी मज़ीद जो है वो बढ़ने वाली है। इसलिए जो है वो शहरी गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें। दिन भर कम से कम दर्जा हरारत जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है
कि कम से कम 3 डिग्री रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 18 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कोमल, मौसम की सूरत हाल से आपने अपडेट किया। अब बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। पहली खबर है, सर्दी बढ़ते ही शहरियों को गैस की लोड शेडिंग का सामना, मुख्तलिफ इलाकों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मौसम सरमा की तातीलात का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। स्कूल 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक बंद रहेंगे। महंगाई का नया तूफान, हुकूमत ने तामीराती मटीरियल में मजीद 17% इजाफा कर दिया। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर, असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान साहब मौजूद हैं। आमिर भाई को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपके? अल्लाह करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज आमिर भाई टाइम पे पहुंचने के लिए ड्राइविंग थोड़ी सी तेज करके आए हैं। आमिर भाई आपको पता है हम हर रोज मैसेज ये देते हैं, मोहतात ड्राइविंग की जरूरत है। तो मैं तेज रफ्तारी से की, मोहतात रह कर की। मैं इस तरह की ड्राइव नहीं करता हूँ, ना मैं ज़्यादा हार्न का इस्तेमाल करता हूँ, ना अपने दांत सींचता हूँ ज़्यादा कि मेरे सामने क्यों आ गया। मेरे ब्रदर इन लॉ क्या करते हैं कि कभी कभी लेट को एंजॉय करना चाहिए। मैंने आयशा को फ़ोन किया, मैंने कहा आयशा मैं 5 मिनट लेट हो सकता हूँ, और उसके बाद मैं रिलैक्स था, और आपको पता है टाइम पे मैं फिर भी आ गया। चले जी, टाइम पे आप आ गए, नाश्ता मिल गया था, घर गैस आ रही है आपकी? हमारे घर तो गैस आती है और 24 घंटे आती है माशाल्लाह, सुबह फजर के वक्त भी आ रही होती है। फिर आप ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और हमारा घर सब्जाजार में है, जहाँ पर रात से मैं गैस का वेट कर रही थी, गैस बिल्कुल नहीं आती। आपकी और हमारी लाइन अलग होगी, लेकिन अब वो गैस वालों ने सुन लेनी मेरी बात सुन लेंगे तो उसके बाद वो शायद बंद कर दें, लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह गैस आती है और अच्छी खासी आती है। और जैसे वो अंदरून शहर की औरतों की रवायत है, मेरी बीवी भी मेरी माँ की तरह की है कि वो नाश्ता किए बगैर निकलने नहीं देते। तो जो लेट था वो 5-10 मिनट वो यही था कि वो कह रही थी कि नाश्ता करके जाना है, हर सूरत चाय बना के रखती है। यानी आप दोनों तरह से ब्लेस्ड हैं, एक तो गैस भी आती है और ऊपर से इतनी अच्छी बीवी मिली है, तो वाकई आप ब्लेस्ड हैं जी। अच्छा जी, अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनकी परेशानी में इजाफा होता चला जा रहा है। सर्दी बढ़ती चली जा रही है और मुख्तलिफ इलाके, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में शहर के इलाके ऐसे हैं आमिर भाई, अब आप भी इस चीज़ से जो है एग्री करेंगे, जहां पर गैस नहीं आ रही, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर हमारे रिपोर्टर्स कवर करते हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, हाथों में बिल पकड़े हैं। इस टाइम आप मनाजिर भी देख रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से आमिर भाई इसमें बेहतरी कोई नहीं आनी, ये पूरा सीजन इस तरह से गुजरेगा और आने वाले सालों में भी यही कुछ रहेगा, क्योंकि माजी में हम ये देखते रहे, सब होता रहे। ये जो गैस के ज़खायर, पहले सबसे पहले तो मैं महकमा तलीम से दरख्वास्त करूँगा कि ये जो माशरती उलूम की 8वीं की किताब है, उसमें से वो चीज़ निकलवा दें कि पाकिस्तान में गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं। बिल्कुल, उसमें शामिल कराएं कि पाकिस्तान में वसी ज़खायर मौजूद नहीं है, बराए मेहरबानी गैस बचाइए। बच्चों को इस बात पर ट्रेन करें, क्योंकि अगर आपने इंपोर्टेड गैस ले भी दी और आपने पाइप्स में छोड़ भी दी, तब भी वो इतनी महंगी होनी है कि लोगों को बचत करना चाहिए। तो आपको ये जो माशरती उलूम के जो इस तरह के मज़ामीन हैं, उनको आप वक्त के साथ साथ बदल दें। लेकिन आज भी कल मैं देख रहा था किताब, तो उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में गैस के वसी ज़खायर मौजूद है, नहीं है, और सुई के मुकाम से गैस निकली इसलिए इसको सुई गैस कहा जाए। इस तरह की आप भोंडी बातें या इस तरह की बातें आप ख़त्म करें और प्रैक्टिकल की तरफ आएँ। प्रैक्टिकल की तरफ आना, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ गैस नहीं है, वो सर्वाइव करते हैं। न्यूजीलैंड जब मैं गया तो अना वहाँ पे बहुत सारे CNG स्टेशन खाली पड़े थे, तो मैंने अपने मेज़बान से पूछा ये क्या है, तो उसने कहा यहाँ पे गैस थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि जितनी इंडस्ट्री चलती है चला लो, जितना जो चलता है चला लो, उसके बाद ये गैस ख़त्म है, सबको अंदाज़ा होना चाहिए। और एक मुकर्ररा मुद्दत में आके वो गैस ख़त्म हो गई। अब ये इंपोर्टेड गैस लाते हैं लेकिन गाड़ियों में नहीं डालते, अब वो उससे चूल्हा जलाते हैं और इंडस्ट्री चलाते हैं। सही। तो हमने तो अभी तक गाड़ियों में लोगों को एजुकेट करना भी इस मामले में बहुत जरूरी है, उनको रियलिटी बताना भी बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ एतमाद में लेना भी आमिर भाई बहुत जरूरी है। फिर आपको आगे की तैयारी भी तो करनी है, कुछ गैस के ज़खायर, गैस पैदा करने के लिए कुछ आपको इकदाम भी तो करने हैं, वो भी गवर्नमेंट नहीं कर रही है। नहीं, गैस पैदा तो नहीं हो सकती, गैस तो अभी जमीन के अंदर जितनी है वो आप डिस्कवर कर चुके हैं, वो चाहे खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में है, सिंध में है, वो ज़खायर हमारे सामने है। बिल्कुल। अब तो वो दौर नहीं है कि उसके तलाश के लिए शायद कोई कुहारा और वो लेके निकलेगा और वो खोदेगा ज़मीन और फरहाद जो है वो गैस निकाल लेगा। गैस के ज़ाहिर हमें पता है कि हमारे पास कितने हैं और जितने हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है ये हमें पता नहीं है। असल बात ये है। और दूसरी, अगर गवर्नमेंट जो है बर वक्त LNG और LPG के सौदे जो है वो कर लेती
उनके रेट मुकर्रर कर दिए जाते और वो बाहर से आ जाते, तो मैं समझता हूँ कि ये बुहरान भी नहीं आना था। ये थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट है, लेकिन लोगों को भी ज़रा सोचना है, कन्वेंशनल चीज़ों से बाहर निकलना है, कन्वेंशनल गीज़र नहीं चलाना है, गैस हीटर ना चलाएं, ताकि अगर आपका गैस हीटर चलने से किसी के घर का चूल्हा ना जले तो आपको उसका गुनाह मिलेगा, आपको वो जो आग सेकते आप सेक रहे हैं उसके स्वाब नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं इसको आप नोट डाउन करें, खुदारा समझें, ये ज़ाहिर हमारे हैं, ये नेमत है, मुझे अपने बच्चों के लिए बिल्कुल, जो कि हम इस वक्त हीटर की सूरत में, देसी कन्वेंशनल बर्नर्स की सूरत में और गीज़र की सूरत में जो है चला रहे हैं ना, ये बड़े खौफनाक बात है। अभी नया टेक्नोलॉजी आ गई, नया गीज़र आ गया, बिल्कुल उसे इस्तेमाल करें, उसका आप इस्तेमाल कर सकते और इससे बेहतर है कि आप बिजली के गीज़र पे जाएं। अभी अब लोग आ गए ना बिजली के गीज़र पे, बिल्कुल ऐसे ही है। उनसे पूछें ज़रा बिल कैसे आता है वो। मैं यही आपको कहने लगी थी, अब हमने महंगाई डिस्कस करनी, आप बिजली के गीजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग बेचारे क्या क्या कुछ करें आमिर भाई, क्योंकि आप अगर बिजली के गीजर का इस्तेमाल करेंगे बिल इस तरह से अदा करने पड़ जाते हैं कि लोगों का बजट बुरी तरह से मुतासर हो जाता है। हमने अब तामीराती मटीरियल की बात करनी है जिसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, तो किस तरह से कोई अपना घर बना सकेगा। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और बाकायदा तौर पर छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। इससे कबल डेट की अनाउंसमेंट की गई लेकिन उसको तब्दील किया गया। लेकिन कुछ हमारी खबरें आपस में लिंक किस तरह से करी हैं। छुट्टियां हो गई आमिर भाई, ऐलान कर दिया गया है 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक। घर में गैस नहीं आएगी, बच्चे कैसे खाना खा सकेंगे। फिर उसके बाद महंगाई की अगली खबर भी है। तो अब वो छुट्टियां जो हम लोग इंजॉय करते थे, फिर अगर बाहर जाना है तो वो भी आपने सोचना है। स्मॉग की वजह से क्या करेंगे लोग। मैं तो बहुत इंजॉय किया और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। मैं सच्ची बात आपको बताऊँ, ये गवर्नमेंट जो है ये इस काबिल नहीं है कि ये हुकूमत में रहे। पहली बात तो ये है कि जो बच्चों की छुट्टियों पर फैसला करने में इतनी कंफ्यूज है, वो गवर्नमेंट जो है वो मुल्क के मामला को कैसे चला रही होगी, और उसी का शाखसाना ये महंगाई, ये गैस, जो भी आप बोल रही थी अभी, ये उसी का शाखसाना है। और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, बच्चे ट्वीट कर रहे थे, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम सब कुछ इस्तेमाल कर रहे थे, और शफकत महमूद अंकल और NCOC अंकल, इस तरह की टर्मिनोलॉजी जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। आजकल के स्मार्ट हैं। आपको सर्दी आने से पहले तैयारी करनी चाहिए थी कि हमें सर्दी की छुट्टियां कब देनी है। सही। हर साल इन्हीं दिनों में धुंध आती है, इन्हीं दिनों में ये स्मोग और फोग का मसला उठता है, इन्हीं दिनों में सारे मामलात होते हैं। तो आपने पहले से तैयारी क्यों नहीं की? अच्छा, ये डिसीजन बार बार चेंज होना भी समझ से बाहर है कि किस बुनियाद पर बार बार ये डिसीजन चेंज किए? मैं जानता हूँ बहुत सारे कॉलेज और स्कूल्स ने अपने अपने पेपर्स के शेड्यूल जारी किए। बिल्कुल। और अब वो उनका शेड्यूल डिस्टर्ब होएगा, क्योंकि उनकी टाइमिंग्स डिस्टर्ब होंगी, उनका शेड्यूल डिस्टर्ब होएगा। एक दूसरी बात, आपने 6 जनवरी तक की छुट्टियां दी हैं, मेरा ख्याल है कि ये छुट्टियां बढ़ानी चाहिए थी इस दफ़ा। ये ठीक है कि बच्चों का कोर्स वर्क मुकम्मल नहीं होगा क्योंकि छुट्टियां बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन आप इसकी ऑनलाइन क्लासेस कर देते। लेकिन 15 जनवरी तक जो है, जिसमें ये धुंध बहुत ज़्यादा होगी, स्मोक होगी, बारिशें भी शुरू हो जाएंगी, तो आपको बच्चों को रिलैक्स करना चाहिए था, सर्दी से बचाना चाहिए था। इस सिलसिले में गवर्नमेंट अभी भी सोचे और ये 6 जनवरी तक का जो मामला है इसको 15 जनवरी तक ले जाए, मेरी ये दरख्वास्त है। अदरवाइज़ ये गवर्नमेंट तो खैर फैसला करने की अहलियत से ही खाली है। अगर ये गवर्नमेंट फैसला पहले कर लेती तो बहुत सारे वालिदैन, स्कूल और टीचर्स और बच्चे जो हैं परेशानी से बच जाते। बिल्कुल आपने सही कहा। अलबत्ता हम बच्चों को यहाँ पे आमिर भाई ज़रूरी मैसेज देना चाहेंगे, पेरेंट्स को भी गैर ज़रूरी तौर पर जो बाहर निकल, अभी क्योंकि डॉक्टर्स बार बार ये रिकमेंड कर रहे हैं कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, और ऑलरेडी जो बच्चे किसी ना किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो ये जो बाहर की फ़िज़ा इस वक्त हम देख रहे हैं नुकसान का बायस बन सकती है। जहाँ कहीं पे भी जाएं एहतियात से जाएं, सर्दी का स्टार्ट है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चलें जी, अब आपको इस मामले में तो हम नहीं कह सकते कि ख्याल रखें। महंगाई पे आमिर भाई में आने वाला दफ़ा हम जिक्र कर रहे हैं तामीराती मटीरियल का मज़ीद 17% का इजाफा कर दिया गया है। हर रोज़ मेरे ख्याल से चुन चुन के एक चीज़ निकाली जाती है कि आज इस चीज़ में इजाफा करना है, कल इस चीज़ में इजाफा करना है, पूरा प्लान तैयार करके रखा हुआ है मेरे ख्याल से। ये तामीराती मटीरियल वाला जो मामला है, ये अभी से आप समझ लें इस बात को। इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में क्या था? सस्ते घर देना, और उसके लिए पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम कोई चल रही थी, जो भी बना रहे थे फ्लैट्स वगैरह, उसके ठेके हुए होंगे, और उन ठेकों में अब इस ठेकों के ठेकेदारों के दबाव पर ये गवर्नमेंट जो है ये खुद से एक रिपोर्ट जारी करती है कि बिल्डिंग मटेरियल में 17% इजाफा हो चुका है। अब देखिए, ये गवर्नमेंट खुद जारी कर रही है, तो 17% का मतलब ये है
कि ये अब 25 से 30% जो है जायद पर ये ठेकों का दोबारा से इसको रीशेड्यूल किया जाएगा, उसमें किसको कितना किकबैक्स मिल। असल स्टोरी इसके अंदर ये है, बिल्कुल असल स्टोरी ये नहीं है कि ये गवर्नमेंट जो है को परेशान है महंगाई से, लेकिन उसने आपको एक बता दिया कि 17% आपको ज़हनी तौर पर तैयार कर दिया, आपसे खबरें चलवा ली, आपसे पैकेजेस बनवा लिए, आपसे लोगों का दुख जो है वो टीवी पर चलवा लिया, अखबार में छपवा दिया। अब जब भी ये ऑडिट में जाएगा तो आप कहेंगे ये देखें, बिल्कुल अखबार टीवी कह रहे थे तो हम अपने ठेकेदारों के पैसे क्यों ना बढ़ाते। जिन ठेकेदारों को ये मकान, ये बिल्डिंग्स, ये मटीरियल्स के ठेके दिए जा रहे हैं रोड्स बनाने के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के, उनके ठेकों को रिवाइज करने के लिए ये सारी चाल चली गई है। मैं ये समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग, और इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ अब वो तमाम ऑर्डर से जो है बचने के लिए हम उनका एक टूल बनेंगे और हम कहेंगे यानी आपने नवाज भी लिया और अपनी बचत भी कर दी, बिल्कुल दोनों तरफ से सेफ साइड, और आपने उस इंडस्ट्री को फायदा भी पहुंचा दिया। जिसने सीमेंट 17% नहीं महंगा किया था, आपने उसको भी जवाब दे दिया। अब आप देख लें नान के मामले में क्या हुआ, तो नूर वालों ने तो कर दिया 18 रुपए। आप डीसी करे ना करे, डीसी की सीयत क्या रह गई पीछे, मैं ये समझता हूँ। डीसी रेट की सीयत क्या, चले आप रोज सब्जियों के और फलों के पता नहीं क्या क्या रेट बता रहे होते हैं, और वो एक कागज सा आता है जिसकी कोई सीयत नहीं है, और उसके मुताबिक कोई दुकानदार बेचता है चीज़। कोई एक दुकानदार मुझे दिखा दे, वो लटकाया जरूर होता है, लमकाया जरूर होता है उसको। अच्छा, वो आमिर भाई बेच रहे होते हैं, लेकिन वो फिर कैटेगरीज बना दी होती है ना उन्होंने चीजों की, कि अगर आपको डीसी रेट पर और रेट लिस्ट के मुताबिक चाहिए तो ये लहदा से। ये मेरा बड़ा दिलचस्प है, पिछले दिनों में डीसी का पढ़ रहा था कि शहर में 80% डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर या 90% डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर डीसी रेट पर दालें चावल दस्तयाब हैं। आप जरा जाएं किसी भी स्टोर के अंदर और कहें जी मुझे डीसी काउंटर दिखा दें, आपको उसमें वो जो बग, वो जिसको हम पंजाबी जुबान में सुसरी कहते हैं, वो पड़ी हुई मिलेगी। उसमें अगर चावल हैं तो उसमें बेशुमार तिनके, कंकर और इस तरह की चीज़ें होंगी। दालों का भी यही हाल, और आपका दिल नहीं करेगा उस लिफाफे को हाथ लगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जो है अब यही चीजें इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि आमिर भाई वो महंगी चीजें खरीद ही नहीं सकते हैं, फिर सब स्टैंडर्ड चीजें ही खरीदना आम आवाम का, और फिर उसकी सेहत खराब होगी, फिर दवाइयों में 500% इजाफा होगा, फिर सेहत कार्ड आएगा जिससे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नवाजा जाएगा। इस पर तो हमने बात ही नहीं की सेहत कार्ड वाले मामले पे। ये जो सेहत कार्ड है, चले करें किसी दिन कर लीजिएगा इस पर भी बात। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल बनाने से ज्यादा सेहत कार्ड पर तवज्जो दे रही है, क्योंकि इनके साथ ऐसे लोग वाबस्ता हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं। अच्छा। और इसका सारे का सारा फ़ायदा जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को होगा। कल अली रामा ने ट्वीट किया था एक कार्टून जिसमें इसको वाजिया किया गया था कि ये सेहत कार्ड जो है किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ना सपोर्ट करेगा, और जो पैसे हमारे नाम पे निकलेंगे वो प्राइवेट। अच्छा, फिर मुझे नहीं समझ लगता कि माजी की हुकूमत को किस चीज़ का तनकीद का निशाना बनाया जाता था, वही सब चीज़ें खुद की जा रही हैं, उसी तरह से नवाजा जा रहा है। बड़े बड़े जो हमें दावे किए गए थे कि किसी तरह से जी प्रोटोकॉल ख़त्म किया जाएगा, मेरिट पर, हर चीज़ उसके बरअक्स नज़र आ रही है। खैर, हमने अगली खबर भी डिस्कस करनी है, लेकिन अभी एक अपडेट आई है, आप तक पहुँचा देते हैं जी। डिफेंस एक का इलाका है जहाँ पर शहरी के घर में 1 करोड़ की चोरी हुई है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर यह है, जदीद टेक्नोलॉजी भी बेसूद, पुलिस 800 से ज़ायद इश्तिहारी पकड़ने में नाकाम। पुलिस कामयाब किस में है, आमिर भाई पहले ये बता दीजिए। अच्छा, ये इसमें ज़रा सी गलती है कि पुलिस 800 से ज़ायद इश्तिहारी पकड़ने में, ये लिखा हुआ है ना। हाँ। पुलिस अपने 800 से ज़ायद इश्तिहारी, ये उनके इश्तिहारी हैं। सही कह रहे हैं आप। वो क्या शेर है जिसका एक मिसरा है कि हमें खबर है रहज़नों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। पुलिस के पास उनकी मुखबरी में ये सारे इश्तिहारी मौजूद होते हैं कि कहाँ पे हैं। बिल्कुल, ये मुमकिन नहीं है कि आप पुलिस के उस दायरा कार से बाहर चले जाएं। आपने इसी शहर में रहना है, इसी सूबे में रहना है, इसी मुल्क के अंदर रहना है, तो ये पुलिस बड़ी इंटीग्रेटेड है अपने मामलात में। बहुत सारे इश्तिहारी अपने घरों में रात को सोते हैं और धड़ल्ले से सोते हैं, और पुलिस बाहर पहरा देती है कि इनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो वो कौन से इश्तिहारी है? पुलिस ने काम क्या हो गया? टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी को नाकाम करने में हम जितने माहिर हैं वो हमने इलेक्शंस में भी देख लिया और आने वाले इलेक्शंस में भी देखेंगे कि दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी हमें चीट करने से रोक नहीं पाती। बिल्कुल ऐसे ही। और ये टेक्नोलॉजी मुझे समझ नहीं है कि कौन सी टेक्नोलॉजी होती है जिससे जी इश्तिहारी जो है वो बंदा चला आता है, कोई लेज़र वेव्स हैं जिसके साथ उसको गिरफ्तार करके लाया जाता है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है? आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या है
मोबाइल कॉल डाटा, आप उसी से काम निकालते हैं और उसी को आप टेक्नोलॉजी अब समझते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या है भाई? और वो अगर एक सिम बदल ली जाए, एक मोबाइल सेट बदल लिया जाए, जो कि बड़ी आसानी से 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपये दी सिम, 100 रुपये दी सिम, 100 रुपये दी सिम, 100 रुपये भाई जदीद टेक्नोलॉजी आ जाए उसका कोई ना कोई तोड़ जो है वो निकाल नहीं 100 रुपये दी सिम ऐसे ये मेरे घर के पास जो खारक नाला है उस गंदे नाले पे कुछ 4-5 स्टार लगे हुए हैं। 100 रुपये दी सिम, आप सिम ले लें, सिम डालें नहीं और ख़त्म। आप किसी के शनाख्ती कार्ड से ले चले, आप इश्तिहारी हैं किसी, तो कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी थी पुलिस के पास जिसके साथ ये मुजरम पकड़ते हैं? ये इस तरह से नहीं है। इनका जो मुखबरी सिस्टम है वो बहुत मजबूत है। इनको पता होता है कौन सा इश्तिहारी कहाँ है, खुद नहीं पकड़ते हैं और अदालतों में ये सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाते हैं और बयानात देते हैं जाके कि जी वो इश्तिहारी है, हमने बड़ी कोशिश की, छापे मारे, इतने छापे मारे, वो एक रजिस्टर सा आ जाता है जिसमें लिखा होता है सारी तफसील कि इंस्पेक्टर साहब ने इस वक्त में किस कहाँ छापा मारा। मुझे बताएं ये सारा सिस्टम कैसे चल रहा है जराइम का? अभी हमने खबर ब्रेक की है। मैं उस तरफ आने ही वाली थी कि डिफेंस के इलाके में अब लोगों ने सीसीटीवी कैमरे भी आमिर भाई लगा छोड़े घरों में, और डिफेंस ऐसा इलाका है जिसको लाहौर का महफूज तरीन इलाका कहा जाता है। बिल्कुल। और बड़ी डकैतियां, बड़ी चोरियां यहीं पे होती हैं। ऐसे ही है। तो ये पुलिस का सिस्टम कहाँ है और लोग अपने घर में इतनी नकदी रखते कैसे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती है। चले डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स तो जब हम बच्चे थे तो टीवी पे इश्तिहार आया करता था इसका, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का, और उसके नीचे एक लाइन दर्ज होती थी कि महफूज सरमायाकारी ये कभी चोरी नहीं हो सकते। यानी चोरी इसलिए नहीं हो सकते कि वो डिफेंस सर्टिफिकेट जहाँ पे भी लेके जाएगा वो बेकार हैं, वो अपने नंबर जो है वो इंदराज करवा देंगे मालकान जो हैं, तो वो कहीं पे टूट नहीं सकेंगे, उनसे पैसे जो है वसूल नहीं किए जा सकेंगे। तो वो इस हवाले से महफूज है। लेकिन नकद रकम रखना, फिर जेवर रखना और फिर घर को खाली छोड़ के जाना, बिल्कुल बड़ी बहादुरी का काम है जी आपका। और जिस तरह से ख़वातीन अना जेवर पहन के गाड़ियों में घूमती हैं और वाइपर मारने वाले, शीशे पे वो चलाने वाले, साफ़ करने वाले जो हैं वो सारा जायज़ा लेते हैं कि किस गाड़ी में कौन सा। या आज हफ्ता है, आज आप नोट कीजिएगा, आप रात को शाम को बाहर निकले अपनी फैमिली के साथ, तो सबसे ज़्यादा जो वाइपर वाले टूटेंगे आपकी गाड़ी पे, क्योंकि उनको होएगा कि हम देखें किसी बच्चे ने तो बालियाँ नहीं कान में पहनी हुई, किसी बच्ची ने कोई हार तो नहीं सोने का पहना हुआ, किसी खातून ने, बुरी औरत ने कोई कड़े कंगन तो नहीं पहने हुए, उसी की वो रिपोर्ट फौरी तौर पे अगले चौक पे करते हैं कि ये एक नंबर है गाड़ी का, इस कलर की गाड़ी है, ये आ रही है आपको। प्रॉपर इनके बन चुके हैं और पुलिस को इस बात का होश नहीं है। मुझे बताएं तो ये इश्तिहारी कहाँ, ये तो खुले आम इस वक्त जारी है शहर के अंदर ये डकैती। शादियों के सीजन में आपको जवान बच्चे अना ये काम, आप भी गाड़ी चलाती हैं, वाइपर वाले आपको नजर आएंगे और जिस खातून की गाड़ी करते रहे तो वो पीछे नहीं हटते। असल में वो जब वाइपर मारते हैं, अब वो मुझे स्टाइल तो नहीं आता, वो वाइपर मारते हैं तो इस तरह से मारते हैं, वो पूरा जायजा लेते हैं इस गाड़ी के अंदर क्या क्या है। सही कह रहे हैं आप। कितने लोग बैठे हैं, कितनी औरतें हैं, कितने मर्द हैं, जेवर किसने पहना है, शादी से वापस कौन आ रहा है, पर्स कहाँ रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे तो आप देख लें। चले भी हम दुआ ही कर सकते हैं आमिर भाई, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अलबत्ता जहाँ कहीं पे हम पुलिस का रोल देख रहे हैं वो तो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहीं पे भी हमें बेहतर होता नजर नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिए, फिर ज्वाइन करेंगे आपको। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अभी आगाज़ कर लेते हैं आज के सेगमेंट्स का। सबसे पहले जानते हैं आज के भाव क्या हैं। हमारे साथ मायदा मौजूद है जो कि हमें सब्जियों की कीमतें बताएंगी। जी मायदा, बताइएगा सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं आज? जी बिल्कुल है ना, मौसम सरमा की सब्जियां जो आप मेरे इर्द गिर्द देख रही हैं, इन सब्जियों के रंग तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यही रंग जो है जब सब्जियां महंगी होती हैं तो यही रंग जो है हमारे सफ़ेद पोश तबके को बहुत बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। सब्जियों में की कीमतों में जो है उतार चढ़ाव तो जारी ही है, जहां एक सब्ज़ी की कीमत ज़्यादा होती है तो दूसरी की कम देखने में नज़र आती है। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल सब्जियों की कीमतों में कमी ही देखने में नज़र आ रही है। मेरे पास कुछ सब्जियों के रेट लिस्ट मौजूद हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पर इस टाइम जो प्याज है वो 28 से 30 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन देसी जो है वो 165 से लेकर 175 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक जो है वो थोड़ा सा महंगा है, 215 से 225 तक वो भी फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू जो हर सब्ज़ी में इस्तेमाल किया जाता है इस टाइम वो 32 से 34 रुपये जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी के साथ फूल गोभी 35 से 47 रुपये यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। टमाटर जो है जो पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा आसमानों से बातें कर रहे थे, इस टाइम 77 से लेकर 80 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी के साथ साग जो सर्दी में लोग बहुत शौक़ से खाते हैं वो भी अभी फ़िलहाल उसकी कीमतों में कमी ही देखने में नज़र आ रही है। 45 से 47 रुपये जो है वो भी फ़रोख्त किया जा रहा है।
ये वो सब्जियां हैं जो हमारे मौसम सरमा में लोग जो है वो बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन जब इनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है तो लोग जो है उनकी क़ुव्वत ख़रीद से ये चीज़ें बाहर हो जाती हैं। जब हम शहरियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, और जब दुकानदारों की राय सुनते हैं तो उनका ये कहना होता है कि पीछे से सप्लाई धुंध की वजह से, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं, धुंध की वजह से सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा होता है। तो ये उतार चढ़ाव तो इसी तरह से जारी रहेगा, और लेकिन जब कीमतों में इजाफा होता है तो हमारी सफ़ेद पोश तबका जो है हुकूमत से ये अपील करता हुआ नज़र आता है कि प्लीज़ ये बढ़ती महंगाई को जो है वो कंट्रोल किया जाए, और एक जो सब्जियां महंगी हैं उनको भी कंट्रोल किया जाए ताकि सफ़ेद पोश तबके के बासानी चूल्हे चल सके। ठीक है माहिदा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी और आपने बताया कि जी सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं, मार्केट में रेट क्या है। अब बढ़ते हैं जी, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि बचत आप किस तरह से कर सकते हैं। वीकेंड है, कौन कौन सी जगह ऐसी जहाँ पर अगर आप जाएँ तो आप ऑफ से फ़ायदा उठा सकते हैं। शामिल करते हैं अपना अगला सेगमेंट, बचत बाजार। सबसे पहले जो ब्रांड्स हैं जहां पर ऑफ लगी है उनमें जे डॉट पर अगर आप जा रहे हैं तो यहां पर जी अप टू 40% ऑफ है, यहां जाकर आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद अलकरम पर अप टू 50% ऑफ है। मौलाना तारिक जमील अप टू 40% ऑफ। और इसके बाद नेक्स्ट ब्रांड कौन सा है जी, आइडियाज पे अगर आप जाएंगे अप टू 70% ऑफ। ये तो थे ब्रांड्स जहां पर अगर आप जाके शॉपिंग करेंगे तो आप ऑफ से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। हम लेंगे फिलहाल एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सबसे फेवरेट टॉपिक कि आपकी स्किन को किस तरह से आप जो है वो खुशनुमा रख सकते हैं। सर्दियों में बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं और हम लोगों को भी इन्हीं प्रॉब्लम का सामना रहता है जी। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है। वो लोग जो कि 5 वक्त नमाज़ पढ़ के वज़ू करते हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो ये पूछते हैं कि जी ठंडे पानी से वज़ू करना चाहिए, गर्म पानी से स्किन के लिए क्या चीज़ जो है वो बेहतर है। अलबत्ता स्किन ड्राई होने की बहुत ज़्यादा शिकायत जो हैं वो सामने आती हैं। और इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि जी हमारी स्किन ड्राई होकर बाकायदा फटनी शुरू हो जाती है, क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, ब्लैक पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, तो स्किन को किस तरह से आप सर्दियों में महफूज रख सकते हैं, क्या स्किन की हिफाजत है, इसका तरीका इलाज क्या है, घर में आप जो मुख्तलिफ होम रेमेडी करते हैं उसको किस तरह से जो है वो देखा जा सकता है। और फिर इसके अलावा मॉइस्चराइज़र कौन सा अच्छा है, फेस वॉश कौन सा अच्छा है, किस स्किन टाइप के लिए, किस स्किन टोन के लिए कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर है, ये हम आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हारून नबी साहब मौजूद हैं, अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आपको पता है कि हमेशा से लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब आप आएंगे और कब उनको ज़बरदस्ती टिप्स देंगे। सर्दियों का स्टार्ट मौसम के तब्दीली के साथ मुझे भी आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ें। तो अब सर्दियों का स्टार्ट है, अच्छे खासे लोग कहते हैं हमारे गोरे रंग होते हैं, सर्दियों में डल स्किन होना शुरू हो जाती है, क्यों ऐसा होता है? देखिए, जो मौसमी तब्दीलियाँ हैं ना, उसका नॉर्मली हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा असर होता है। ठीक। और उसके लिए पहले से ही हमें एहतियात शुरू कर देनी चाहिए और पहले ही प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए। और चूँकि हम ज़्यादातर हमारा जो इधर वेदर होता है वो गर्म और ज़्यादा जिसे कहते हैं हब्स वाला और मॉइस्ट होता है, लेकिन जो ही सर्दियाँ आती हैं तो एक जो आजकल हमारे इधर नई चीज़ शुरू हो गई है कि स्मॉग और फॉग, और दोनों का एक कम्बिनेशन, इससे हमारी स्किन, और ऊपर से चूँकि हम बहुत तेज़ गर्म पानी के शौकीन भी हैं कि सर्दियाँ आईं और हमने कहा कि फ़ौरन पानी गर्म होना चाहिए, तो उसके लिए हमें बार बार चूँकि हाथ भी चूँकि सैनिटाइज़र के तौर पे बार बार धोने होते हैं, और सैनिटाइज़र भी हम बहुत यूज़ कर रहे होते हैं, मेकअप्स भी बहुत यूज़ होते हैं क्योंकि शादियों के मौसम में, तो उस वजह से स्किन को जो है
उतनी ही ट्रीटमेंट थोड़ी सी ज़रा एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। बिल्कुल। और इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, आप थोड़ी सी टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं, अगर आप वो अपनी रूटीन में ले आएँ तो मेरे ख्याल स्किन वैसे ही फ्रेश रहे। और इसके बड़े आसान तरीके हैं कि जिस तरह अगर आप डिपेंड करता है कि अगर आप बार बार मुंह धो रहे हैं या हाथ धो रहे हैं तो 2 या 3 अच्छे मॉइस्चराइज़र्स हैं जो अपनी वाशरूम ड्रेसिंग की टेबल पे ज़रूर रखें। ठीक है। और उसमें जिस तरह है कि मैं हर किसी को सर्दियों में रिकमेंड करता हूँ एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लाइक बीपेंथोल या न्यूट्रोजीना, एविनो, एटोपाम, ये बहुत सारी मैंने रेंज दे दी है, कई किस जगह अवेलेबल होती हैं, कोई किस जगह, और जॉनसन एंड जॉनसन, निविया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अच्छे मॉइस्चराइजर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने स्किन को कितनी दफ़ा मॉइस्चराइज करना है? पानी का इस्तेमाल तो आपने बार बार करना है ना? तो इसका सबसे बेहतरीन मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल है कि स्किन को ड्राई मत करें, आप स्किन को गीला रहने दें और उसके ऊपर फिर उसी गीली स्किन पे जो भी अच्छा मॉइस्चराइज़र आपके पास अवेलेबल है वो स्किन पे लगा लें। अच्छा, अब लोग ये सवाल करते हैं ना कि दिन में 3, 4, 5 दफा या सोने के टाइम पे बेस्ट टाइम कौन? बेस्ट टाइम इसका ये है कि जब भी फेस गीला करें उसी वक्त थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लें। ठीक है। और सर्दियों में मैं एडवाइस करता हूँ कि अगर जिस तरह आप बार बार वज़ू कर रहे हैं तो वज़ू की जगह पे वही मॉइस्चराइज़र अपना रख दें। ठीक है। और 5 दफ़ा लगाएं, 6 दफ़ा लगाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। सही। इसका ये है कि दिन में जब भी आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हों तो सबसे नीचे जो एक लेयर है वो मॉइस्चराइज़र की बना लें, ऊपर मेकअप और सन ब्लॉक वगैरह जो मर्जी अप्लाई कर लें। इसी तरह रात को सोने की रूटीन में एक अच्छा मैं रिकमेंड करता हूँ मॉइस्चराइज़र वो होता है जिसमें आजकल जो नैनो टेक्नोलॉजी हाइलुरोनिक एसिड जो है ना मॉइस्चराइज़र बेस्ड, वो सबसे अच्छे हैं। ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा देर स्किन को मॉइस्ट और सॉफ्ट रखते हैं और साथ ही चूँकि स्किन की खूबसूरती मॉइस्चराइज़र के साथ है तो जो डलनेस को ख़त्म करने के लिए अपनी रूटीन बनाएं कि रात को जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करें उसमें एक अच्छा हाइलुरोनिक एसिड कंटेंट ज़रूर हो। ठीक है। और सर्दियों में विटामिन सी का इस्तेमाल भी स्किन के लिए अच्छा होता है। और जो चीज़ मैं मना करता हूँ वो है रेटिनॉल का इस्तेमाल। ठीक है। कि सर्दियों में एक्सेसिव रेटिनॉल यूज़ ना करें क्योंकि उससे स्किन और ज़्यादा ड्राई और रफ हो जाती है और थोड़ा सा उससे टैन भी हो जाता है। सर्दियों के लिए बेस्ट जो है ना कम्बिनेशन यही है कि आप सुबह में सन ब्लॉक, मॉइस्चराइज़र और मगरिब के वक्त जब सूरज ढल जाता है तो आप एक अच्छा विटामिन सी विद हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइज़र और रात के वक्त एक अच्छा मॉइस्चराइज़र जिसमें खसूसी तौर पे जो है ना हाइलुरोनिक एसिड हो। अभी मुझे याद आया हाइलुरोनिक एसिड से, एक कंपनी ने बड़ा अच्छा हाइलुरोनिक एसिड मिस्ट बनाया। ठीक है। और ये जितनी भी ब्रांडेड कंपनी हैं और उनमें ये हाइलुरोनिक एसिड मिस्ट वो आप बार बार चेहरे पे ऐसे स्प्रे करें जिस तरह एक ज़माने में अर्के गुलाब का या ग्लिसरीन का स्प्रे। वैसे एक मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये थोड़े ज़रा फैंसी आइटम है। इसमें स्पेसिफिकली जो एक कंपनी है हाइमेरा जो फिलर बनाती है उनका एक मिस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी एक आसान तरीका जिसको मैं कहता हूँ जुबैदा आपा के टोटके, तो वो एक है कि अगर आप सर्दियों में एक छोटी स्प्रे बॉटल लें उसमें हमेशा अर्के गुलाब अच्छा और ग्लिसरीन और लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन की एग्जांपल्स मैं देता हूँ, ये बेबी ऑयल्स जितने होते हैं उनमें अच्छे लिक्विड पैराफिन होते हैं। ठीक है। इन सब को इक्वल अमाउंट में लेके आप इसको मिक्स करके एक स्प्रे बॉटल में रख लें और जब भी आपको अपना फेस ड्राई लगे या वज़ू के बाद आप ये कर लें, आप इसको अपने चेहरे पे और हाथों पे स्प्रे कर लें। तो ये भी एक आपको चलें जी, ये तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही आसान टोटका बता दिया और हमेशा मेरे ख्याल से लोग इन चीज़ों का ज़्यादा डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई इजी सा हल बता दें कि हमारी स्किन अच्छी वो इसलिए कि मैं पहले लोग सुनना चाहते हैं कि फैंसी आइटम। ये मेरी क्लिनिक की प्रैक्टिस में भी ऐसे होता है कि लोग पहले डिमांड करते हैं कि एक अच्छा जी प्रोडक्ट बताएं। जब मैं उनको अच्छे प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बना देता हूँ तो कहते हैं कि अच्छा चले एक ऐसा भी बना देना जो घरेलू टोटका टाइप हो। तो ये अच्छा इसका डॉक्टर साहब, धूप में बहुत सारे लोग बैठते हैं और हम खुद बड़ा पसंद करते हैं, अच्छा सर्दी ज़्यादा है, जिस दिन धूप निकली है उस दिन तो बहुत अच्छा मौसम है, चले जी बाहर बैठ के कोई फ्रूट वगैरह खाया जाए। अच्छा ये आपको बताऊँ कि गर्मियों की निस्बत टैन ज़्यादा इसलिए होते हैं कि सर्दियों में हम लोग ज़्यादा शौक से सन में एक्सपोजर लेते हैं और मैं समझता हूँ कि सन एक्सपोजर बड़ा अच्छा है हमारे लिए,
एक कम से कम हमारी स्किन के लिए विटामिन डी सिंथेसिस के लिए कम से कम आप वो जिसे कहते हैं ना, जो हमारी स्किन का एक नॉर्मल फंक्शन है कि वो विटामिन डी सिंथेसिस करती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सनलाइट एक्सपोजर हो। लेकिन चूँकि हम गर्मियों में तो धूप से ऐसे दूर भागते हैं कि काले ना हो जाएं, और इसी तरह सर्दियों में लेकिन शौक से बैठते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका है कि सर्दियों में मॉइस्चराइज़र वाले जो सन ब्लॉक हैं, जो कि SPF 40 और 50, ठीक है, क्योंकि सर्दियों में ज़रा ठंडी धूप होती है। और दूसरा, जब भी सर्दियों में धूप में बैठें तो कम से कम अपनी कमर सूरज की तरफ रखें और चेहरे को सूरज से बचा के रखें और मॉइस्चराइज़र लगा के बैठें। सही। तो ये जी आप धूप में ज़रूर बैठे, लेकिन ये एहतियात आपने करनी है। स्मोक का आपने जिक्र किया था, स्मोक स्किन को भी क्या मुतासिर करती है? जी जी बिल्कुल, वो तो बार बार आपको टीवी में भी आप ही ऐड चलाती हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं चाह रही थी कि हम लोगों को भी बता दें कि किस तरह से हम समझते हैं मास्क पहनना सिर्फ बेहतर है, इसके अलावा नहीं, उसके लिए देखिए ना, प्रोटेक्शन की ज़रूरी है ना, और इसकी प्रोटेक्शन तो यही है कि हम जो डैम्पनेस है और एक अच्छे मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें, ठीक है, लाजमी। और ये मेरा ख्याल है कि कम से कम 3 to 4 टाइम्स एप्लीकेशन, या ये अपना स्प्रे जो आखिर में आपको बताया, या हाइलुरोनिक एसिड मिस्ट, ये ज़रा थोड़ी महंगी है, लेकिन दे आर, वो जिसे कहते हैं ना, लोगों को ये भी होता है कि चिप नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे कि हमारी स्किन फ्रेश लगे, लेकिन वो चिपचिपाहट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए ये मिस्ट्स बड़ी अच्छी हैं। सही। और ये मैं आज मुझे याद नहीं रहा, वरना मैं आपको ला के दिखाता कि वो हाइमेरा का जो मिस्ट है कि उसका कितना अच्छा रिजल्ट है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल क्योंकि सर्दियों में हम ज़्यादा करते हैं तो वो भी नुकसानदेह होता है स्किन के लिए, तो मैंने कहा चले आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम ये भी पूछ लें कि क्योंकि लोग शौकीन होते हैं ड्राई फ्रूट के, तो क्या वो स्किन को नुकसान पहुंचाता है? पिंपल्स बनना या स्किन ड्राई होने में इसका कोई हाथ? नहीं, स्किन को ड्राई बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि इनमें जितने भी फैटी एसिड्स हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, वो ड्राई फ्रूट्स में बड़े अच्छे होते हैं। और मेरे ख्याल से जो एक कंसेप्ट है कि सर्दियों में ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा होता है और स्किन को भी ये हेल्प करता है। हाँ, अलबत्ता कुछ लोगों को, स्पेशली जो यंगर लॉट है, इनको ये होता है कि जी हमने ड्राई फ्रूट खाए, लेकिन यंगर लॉट का प्रॉब्लम ये है कि वो सारा दिन चलते फिर ड्राई फ्रूट एक्सेसिव, उसको ज़रा अवॉइड करें। और तो लोग कहते हैं ना गर्म होते हैं तो पिंपल्स बन जाते हैं नहीं, स्किन पे, वो यही है, मैंने जितने भी जिन लोगों को ये पिंपल्स जो ये कंप्लेंट करते हैं ड्राई फ्रूट से, तो मेरे ख्याल है वो बहुत एक्सेसिव यूज़ करते हैं। सही। अगर वो लिमिट में रहे, या जिसे कहते हैं ना हैंडफुल, तो अगर वो एक दिन में ले लें तो उससे कोई हार्म नहीं। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा पिस्ते या काजू लेने से अगर उनको पिंपल्स निकल रहे हैं या मूंगफली खाने से, तो उसकी अमाउंट हाफ कर दें, ठीक है, तो उससे नहीं निकलेंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आ जाते हैं वो लोग जिन्होंने अपनी स्किन की एहतियात नहीं की स्टार्ट में, अब उनकी स्किन पे पैचेस पड़ चुके हैं, काले निशान पड़ चुके हैं, स्किन ड्राई होकर अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मैंने एड़ियाँ जिन लोगों की फटती हैं ड्राई होने की वजह से, उस पर भी आएंगे, लेकिन स्किन पे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब। फेस पे? हाँ जी। हाँ, सर्दियों में। अच्छा, फिर उसके बाद अगर एक्सट्रीम ड्राइनेस हो चुकी है स्किन पे और वो आपके मॉइस्चराइज़र से कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसके लिए हम सर्दियों में जो मेरे 2 फेवरेट ट्रीटमेंट होते हैं स्किन में, ये एक शाइनी ब्राइट लुक लाने के लिए, तो उसमें नंबर 1 मेरा जो प्रोसीजर है वो हाइड्रा फेशियल है, ठीक है, जो स्किन को हाइड्रेट कर देता है। और डॉक्टर साहब, हाइड्रा फेशियल आपने क्या एक दफ़ा कराना है? क्योंकि लोग कहते हैं हमने तो कराया था कुछ भी नहीं हुआ। वो असल में ये प्रॉब्लम ये है कि ना लोगों को एजुकेट नहीं करते ना कि हाइड्रा फेशियल के लिए कम से कम ए सीरीज़ ऑफ 6 to 8 सेशंस चाहिए होते हैं। अच्छा। कि आपने कम से कम 6 to 8 सेशंस, एक जो ये पूरी सर्दियों का टाइम है, इसमें शुरू में 4-5 रेगुलर ले लें, फिर 1 से मंथ, ताकि इससे आपकी स्किन जो है हाइड्रेटेड रहेगी। ठीक है। और फिर इसी तरह जो है, अगर कुछ लोगों की कहानी इससे आगे चली जाती है, तो उसके लिए जो आजकल सर्दियों में जो मेरा फेवरेट ट्रीटमेंट है वो है प्रोफाइलो। और प्रोफाइलो एक किस्म का इंजेक्शन है, और लेकिन ये एक हाइड्रेटिंग फिलर है। ठीक है। आम तौर पे फिलर का ये लोग कहते हैं कि इससे फेस बड़ा हो जाता है, लेकिन जो हाइड्रेटिंग फिलर्स हैं, इनमें सबसे अच्छे 3 हैं जो मैं बहुत कॉमनली आजकल यूज़ करता हूँ और लोगों को इससे बड़ा फ़ायदा होता है। एक प्रोफाइलो है, और एक रेस्टलिन बूस्टर है,
और इसी तरह एक न्यूविया का है स्किन बूस्टर। ये छोटे छोटे डॉट्स की सूरत में हम स्किन में वेरी सुपरफिशियली इंजेक्ट करते हैं और उसका ये फ़ायदा होता है कि इसके 3 ट्रीटमेंट होते हैं। 1 मंथ आपको ट्रीटमेंट लेना होता है और आपकी पूरी सर्दियाँ इससे कवर हो जाती हैं। और उसमें फिर ये फ़ायदा भी होता है कि बार बार आपको मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना पड़ता और ड्राई और डल लुक जो है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, हमारे यहाँ एक रिवायत है, जिन लोगों की स्किन पे बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, पॉलिशर वो करते हैं और फिर ब्यूटिशियंस के पास जाके फेशियल वगैरह भी कराते हैं। ड्राई स्किन पर जब ऐसा होता है डॉक्टर साहब, स्किन जल जाती है, पहले रेड होती है, उसके बाद काले निशान पड़ जाते हैं, तो इस प्रैक्टिस को कैसे आप देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो सर्दियों में ना आप ड्राइनेस पे आप ब्लीच और वैक्स करते हुए बड़ी एहतियात किया करें। ठीक है, क्योंकि स्किन ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है, बहुत ड्राई है, तो एक्सेसिव ब्लीच से ड्राइनेस भी बढ़ जाती है और स्किन इरिटेट हो जाती है। तो उसके लिए भी अगेन वही कहूँगा कि मॉइस्चराइज एंड मॉइस्चराइज, इसके अलावा हल कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है। और जो अपना सोप या फेस वाश यूज़ करें उसमें भी आप कोशिश करें कि वो यूज़ करें जो मैक्सिमम मॉइस्चराइज़र के साथ है। और अगर आप फेस वाश एक्नी वाले यूज़ कर रहे हैं तो काइंडली उनको स्टॉप कर दें, क्योंकि वो ऑलरेडी सैलिसिलिक एसिड बेस्ड होते हैं। ठीक है, और उससे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि आप खुद ही अपनी स्किन की जिसे कहते हैं ना एहतियात करें कि फेस वाश एक्सेसिव यूज़ ना करें। ठीक है, और हाथों पे जो सैनिटाइज़र अगर आप बार बार यूज़ कर रहे हैं तो सैनिटाइज़र तो यूज़ करना ही है फ़िलहाल, क्योंकि आपको पता है कि मास्क और आपने क्या कहते हैं हैंड सैनिटाइज़र के बगैर गुजारा ही नहीं है। तो आपने ये 2 ट्रिक्स अपने पास रखते हैं। आपके बैग में एक मॉइस्चराइज़र और एक सैनिटाइज़र ज़रूरी है जी। हाँ। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, एहतियात करेंगे तो जो आप शिकायतें करते हैं कि हमारी स्किन का ये हाल हो गया सर्दी की वजह से, तो इन चीज़ों को जो है वो सामना ही नहीं करना पड़ेगा। पानी का इस्तेमाल किस कदर स्किन के लिए ज़रूरी है, और सर्दियों में चूँकि हम पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं, उससे क्या नुकसान होता है, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। तो सर्दियों में आमतौर पर प्रैक्टिस ये होती है कि हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर देते हैं। क्या ये भी स्किन ड्राई हमारी रखने की एक बड़ी वजह बनती है? पानी का इंटेक कितना होना चाहिए और स्किन को अच्छा रखने में इसका रोल क्या है? डॉक्टर साहब कहिएगा। जी, सर्दियों में ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे समेत सारे लोग पानी का बड़ा परहेज़ करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं कि पानी पियेंगे फिर वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो उससे अक्सर जो है ना, एक तो बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, ऊपर से दूसरा आजकल जो इन्वर्टर एसी आ गए हैं ना, यानी कि वो जो एक तो इन्वायरमेंट का जितना भी मॉइस्चर है वो भी ले जाते हैं। ठीक है, और आप भी पानी नहीं पी रहे होते, तो उसका जो अल्टीमेट नुकसान ही होता है कि स्किन इंतहाई डल और ड्राई हो जाती है। सही। तो आप काइंडली सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी जो नॉर्मल स्किन हाइड्रेशन रूटीन है कि आप जो फ्रेश जूसेस और पानी लेते हैं वो अपनी रूटीन कम से कम पूरी रखें। ठीक है, मेरा ख्याल है कि बार बार वॉशरूम जाने में कोई कबाहत नहीं, और लेकिन स्किन तो कम से कम उससे फ्रेश रहेगी और बॉडी की जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वाटर वो भी पूरी रहेगी। सही। तो अच्छा, एक और मैं चूँकि वॉशरूम से बात आई याद, तो मैं आपको एक बात एक दफ़ा पहले भी आपके प्रोग्राम में की थी कि जो बार बार कई लोगों को यूरिन ड्रिबलिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, तो सर्दियों में वो भी ज़रा थोड़ा एक्सेसिव हो जाता है, तो उस डर से भी लोग जो है पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि पाकिस्तान में अब हमारे पास उसका भी एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि जिन लोगों के ब्लैडर वीक हो जाते हैं या जो रिपीटेड और अर्ली प्रेगनेंसीज की वजह से जिनके पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाते हैं, तो उसके लिए भी अब हमारे पास स्टार फार्मर की एक बेहतरीन एक चेयर है जिसमें पेशेंट को हम एक्सपोज की जस्ट लाइक दिस, दे हैव टू सिट इट एंड दे हैव टू टेक ट्रीटमेंट। 6 to 8 ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, और 6 से 8 ट्रीटमेंट में जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम है या यूरिनरी ड्रिबलिंग का प्रॉब्लम है, और स्पेशली यंग गर्ल्स में, और स्पेशली जो जिनके ऑपरेशन हो चुके होते हैं
तो उनमें बड़ी हेल्पफुल है। चलें जी, इससे भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसका भी अच्छा तरीका इलाज मौजूद है। डॉक्टर साहब, एड़ियाँ फट जाती हैं, बहुत सारे लोग इससे भी परेशान रहते हैं। ये सर्दियों के आपने सारे आज प्रॉब्लम इकट्ठे बिल्कुल। और सर्दियों के लिए भी जो एड़ियाँ फटना है वो भी उसी का हिस्सा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्किन को ड्राई रख रहे होते हैं और कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते पाँव पे, और वो जिसे कहते हैं ना, हाथों पे फिर भी मॉइस्चराइज़र लग जाता है, लेकिन सर्दियों में तो एक सुबह के वक्त रेडी होने के बाद सॉक्स पहनते हैं और उसके बाद रात को उतारते हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारी ये हैबिट होनी चाहिए कि जुराबें पहनने से पहले, सॉक्स पहनने से पहले हम अपने जो फीट हैं उनको अच्छी तरह हाइड्रेट कर लें। आप 2 मिनट वेट कर लें ताकि वो हाइड्रेशन जो है स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और फिर सॉक्स पहन लें। और इसी तरह रात को जब सॉक्स उतारते हैं शाम को और रात को, तो उस वक़्त भी अपने पाँव को अच्छी तरह धो के और उसको ड्राई किए बगैर, जो मैंने आपको ढेर सारे मॉइस्चराइज़र बताए हैं वो यूज़ कर लें। ठीक है। और अगर फ़र्ज़ किया है कि अगर वो मॉइस्चराइज़र आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल एक वाइट पेट्रोलियम जेली आती है या जिसको वैसलीन भी बोलते हैं, और वो आप वेट स्किन पे पाँव की लगा दें तो मेरे ख्याल है कि आपके पाँव जो है बिल्कुल बहुत बेहतरीन रहेंगे। ठीक है। और फटी पे जो एड़ियाँ होती हैं उसके लिए जो है ना, मैं रिकमेंड करता हूँ आमतौर पे सैलिसिलिक एसिड बेस्ड जितने भी ट्रीटमेंट हैं, और वो भी अगर रात को सोते वक्त जिस तरह कुछ क्रीम्स हैं जिनमें ये सैलिसिलिक एसिड होता है, नोवासैलिक है, वेप्रोसैलिक है, ये रात को वेट पाँव पे लगा लें ओनली फॉर फ्यू डेज़, क्योंकि ये स्टीरॉयड बेस्ड क्रीमें हैं। अगर ज़्यादा पाँव ख़राब हैं तो ये आप चंद दिन के लिए एड़ियों पे लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा आपको मॉइस्चराइज़र पे और लेकिन उसका लगाने का तरीका यही है कि वेट आपके जब फीट हों तब लगाएं। ठीक है। और हाथों की हिफाजत के साथ पाँव की हिफाजत भी उतनी ही ज़रूरी है। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किन टाइटनिंग का बता दीजिएगा। एक जो है ना, वो जिसकी एक पुरानी मिसाल जो है ना, मैं हर दफ़ा सुनाता हूँ कि वो कहते हैं शक्ल से महारानी, पाँव से नौकर। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इतना ही आपने ख्याल, जितना आप अपनी स्किन का रख रहे हो, पाँव का भी उतना ख्याल रखना है। स्किन टाइटनिंग के लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है? स्किन टाइटनिंग आजकल ये नेचुरल तरीके से जो स्किन टाइटनिंग के हमारे पास बहुत डिमांड आती है कि कुछ पेशेंट चाहते हैं कि हम जो है स्किन पे किसी किस्म का कोई टीका नहीं लगना चाहते, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट डिवाइस हैं वो 2 हैं। एक जो है अल्थेरेपी या जिसे अल्थेरा कहते हैं, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है वर्ल्ड ओवर। ठीक है। कि जिसको आप कहीं भी गूगल करेंगे तो अल्थेरा आपको नज़र आ जाएगा। और ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है कोलेजन प्रोडक्शन के लिए कि आप स्किन में ये कोलेजन को, स्किन को स्टिमुलेट करते हैं कि जो विद द एज आपकी कोलेजन बनना कम हो जाती है, तो ये स्किन को स्टिमुलेट करती है कि नेचुरली आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कोलेजन बनाए। तो इससे आप बेसिकली अपनी जॉ लाइन को, मिड फेस को और आईब्रोज को लिफ्ट कर सकते हैं। और लेकिन इसका प्रॉब्लम है कि ये सबसे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। ठीक है। तो इसकी बहुत सारी कोरियन कॉपीज़ अवेलेबल हैं विद द नेम ऑफ हाइफू। और हाइफू में जो सबसे बेस्ट है वो अल्ट्रा फार्मर है, और इसका भी यही है कि साल में 1 या 2 ट्रीटमेंट चाहिए होते हैं, और ये थोड़े कॉस्ट इफेक्टिव हैं। और इसके अलावा जो थर्मी RF है, उसमें थर्मी टाइट एक ट्रीटमेंट है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल है यानी मौसर और अच्छे मुस्तनद यहाँ पे ट्रीटमेंट मौजूद हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, लोग क्या करते हैं कि जी सस्ता करने के चक्कर में वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा जान, जिन्होंने लिख के लगाया आप चले गए। मुस्तनद डॉक्टर्स का इन तमाम ट्रीटमेंट में होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। मुस्तनद डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि ये इसके लिए एक मुस्तनद डर्मेटोलॉजिस्ट जो इस काम के लिए ट्रेंड होते हैं उनका इंतखाब करना चाहिए, और ट्रेन डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, स्किन का मामला हो, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ और क्यों, जो जिस तरह मैंने आपको अभी अल्थेरा का बताया और हाइफू का बताया, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे कि जिनको मिसट्रीट किया गया। बिल्कुल। और चूँकि ये एक सेंसिटिव ट्रीटमेंट है और इसमें नर्व डैमेज का बहुत खतरा होता है, तो आप जब भी हाइफू या अल्थेरा ट्रीटमेंट कराने लगे तो अच्छे डॉक्टर के पास जाएं ताकि आपकी स्किन भी अच्छी रहे। डॉक्टर साहब, वक्त कम है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।